लोग वो बन जाएं, मेरी जाति का ये बन जाए, मुझे ये मिल जाए। आपने 2014 में जब वोट दिया था तो वोट बाद में दिया था, पहले भारतीय समाज सनातनी हिंदू हो गया था, तब मोदी पैदा हुआ। तो दुनिया ने बहुत सारे आर्टिकल बाहर लिखे, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में बहुत कुछ लिखा गया। तो यहां के लोग तो यहीं के अखबार ढंग से नहीं पढ़ते, तो बाहर के क्या पढ़ेंगे? तब भी वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में लिखा था, या न्यूयॉर्क टाइम्स, दोनों में से किसी एक ने अपने एडिटोरियल में लिखा। इसलिए मैं कह रहा हूं, दुनिया आपको 1947 से नहीं जानती, बापू से इस देश को नहीं जानती। दुनिया आपको हजारों साल पुरानी सनातन सभ्यता से जानती है, आचार्य चाणक्य से जानती है, विष्णुगुप्त से जानती है। बापू को हमने, ठीक है, उनकी मार्केटिंग करके जगह जगह खड़ा कर दिया है, वो ठीक है, वो जरूरी है, सबका साथ सबका विकास कहते रहिए, वो एक अलग इशू है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जब आप अपने बीच में से ये मैसेज देते हैं, आपने 2 बार सरकार चुनी है, 2 बार चुनी है, मोर और लेस 283 से 303 पहुंचने के उस सफर को सोचिए कि आपने क्या मैसेज दिया है। ये जो आजकल ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के सऊदी अरब में खजूर तोड़ने वाले क्यों परेशान हैं? ये इसलिए परेशान नहीं है कि कुछ 2 समझदार लोग भेज दिए आपने, ये बिल्कुल भी एजेंडा नहीं है, बिल्कुल भी ये एजेंडा नहीं है, ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा। उनकी प्रॉब्लम यह है कि 700 साल के बाद इस समाज में सच बोलने और सच के साथ खड़े होने की ताकत आ गई है। यह समाज अगर जागृत हो गया, इसी स्पीड में हो गया, तो हम जहां से चले थे हमें वहीं वापस जाना पड़ेगा। तो ये सड़कों पे, ये औरंगजेब रोड, ये शाहजहां रोड, ये जितनी भी चीजें हैं जिसने आपकी हर जनरेशन को ये बताया कि अगर ये आक्रांता थे, सनातनियों के साथ रेप किया, मर्डर किया, इनकी औरतों की मीना बाजार जामा मस्जिद के बाहर 10-10 रुपए और 2-2 रुपए में बोली लगाई, तो फिर इनके नाम क्यों हैं आज? तो फिर ये भारत आजाद कैसे है? आजादी का क्या मतलब है? सड़क पे सोना, कहीं पे खड़े हो जाना, इसके लिए आपने आजादी ली थी। राष्ट्र आजादी अपनी उस सभ्यता को स्थापित करने के लिए लेते हैं, ना कि इसलिए लेते हैं कि आपको छूट मिल गई, आप सड़क पे कहीं साइकिल लगा दीजिए, कहीं खड़े होकर पेशाब करने लगिए। इसके लिए आजादी नहीं मिली थी आपको। लेकिन आप यही आजादी समझ रहे थे कि अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो हमारी सरकार आ गई, अब तो हम लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, मसाले में जहर मिलाएंगे, दूध में यूरिया मिलाएंगे। इस काम के लिए आपने ली थी कि आजादी। और फिर आप ये कहते हैं अंग्रेजों के जमाना बहुत अच्छा था। तो आप खुद ये कह रहे हैं कि हम इस लायक ही नहीं हैं कि हम एक देश चला सकें, हम एक समाज चला सकें, क्योंकि हमारे अंदर चोरी भर गई है, हम बगैर रिश्वत के काम ही नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को गाली दे रहे हैं ना कि अगर अंग्रेजों का राज अच्छा था और सभी अगर इसमें ईमानदार हैं 90 करोड़ सनातनी, तो फिर दूध में यूरिया कौन मिला रहा है? और अगर किसी को मिलाते हुए देख रहे हैं तो उसकी गर्दन क्यों नहीं पकड़ते आप? उसको एक्सपोज क्यों नहीं करते आप? मकान बनाते में अगर नंबर 2 का सीमेंट लगा रहा है, उसे पकड़ते क्यों नहीं आप? क्योंकि वो हमारा भाई है, हमारी जाति का है, हमारे इलाके का है, कोई बात नहीं। वो मार रहे थे तो बुरा था, हम अपने ही भाई को मार रहे हैं तो बुरा नहीं है। इसलिए ये अपने आप में एक चमत्कार है, और उस चमत्कार के कारण मैं आपके बीच में आता हूं कि कहीं दोबारा से जल्दबाजी मत कीजिएगा। दुनिया इसीलिए परेशान है कि 2014 के बाद आपको लगता था कि थोड़ा सा कम रह गया है। 2019 के प्रचंड बहुमत से दुनिया को लगा, तभी वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 70 सालों के बाद पहली बार भारत में भारतीय सरकार बनी है। यह मेरा आर्टिकल नहीं है, दुनिया आपको वो जानती है। उनको तब ये लगा कि यार ये तो कुछ और हो गया है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री बदल गया, कोई पार्टी आ गई, ये नहीं आया है। ये वो लोग आए हैं जिसने समाज को बदलना शुरू कर दिया है,
जिन्होंने इनके पुरुषार्थ को जगाने की कोशिश की है, जिन्होंने इनको अपने इतिहास का बोध कराने की कोशिश की है। लिहाजा हम गुलाम थे, हम गुलाम थे, हम गुलाम थे। गलत इतिहास इरफान हबीब का पढ़ लीजिए, रोमिल थापर का पढ़ लीजिए, तो इसमें कोई कसूर नहीं है। आप अपने बच्चों को सही बात नहीं बता पा रहे हैं। आप अपने बच्चों को अपने घर पे वो कैलेंडर नहीं लगाते जिससे बच्चों में पुरुषार्थ पैदा हो। हम सब चाहते हैं कि भगत सिंह की कहानी चलते फिरते बता दें, लेकिन घर में भगत सिंह ना पैदा हो, पड़ोस में पैदा हो। क्योंकि हमारा बच्चा तो करोड़ों रुपए कमाने के लिए अमेरिका जाएगा, ये राष्ट्रवाद बचाने के लिए अपने चलाते रहेंगे, हमें क्या लेना देना है। ये स्वार्थ है, हम सबको उसमें आहुति देनी होगी। जो जहां जिस पोजीशन पर बैठा है वो करे। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग मुझे ईमेल लिखते हैं, पुष्पेन जी मैं राष्ट्र के इस काम में आपके साथ आना चाहता हूं। यहां तक तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मेरी नौकरी 15 साल रह गई है, उसके खत्म होते ही आता हूं। मैंने कहा दोबारा मत आना। यानी स्वार्थ 15 साल वो जीवित रहेंगे, फिर जब जीवन में कुछ काम नहीं होगा तो ये क्या राष्ट्र का काम करना बेकार का काम है क्या? कि जब कोई काम नहीं तब राष्ट्र का काम करो। अगर मर्द हो और राष्ट्र से सच्चा प्रेम है तो नौकरी छोड़ के काम करो ना, तब उसमें ईमानदारी होगी। टाइम पास करने के लिए राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद 24 घंटे होता है, चलने में, उठने में, बैठने में, बड़ों से बात करने में, बेटी से बात करने में, मां से बात करने में, पिता से बात करने में, हर समय राष्ट्रवाद होता है। हर चीज में राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद के नाम पर आप चोरी करें, डकैती करें, मिलावट करें, लूटें और कि हम तो राष्ट्रवादी हैं। यह मक्कारी नहीं हो सकती। यही मक्कारी थी, इसीलिए इतना महान राष्ट्र आज चौराहे चौराहे गाली खा रहा है। और इसीलिए यकायक दुनिया की बहुत सी ताकतें आप अपने पुरुषार्थ को, आप अपने सम्मान को, इतिहास को न जान जाएं, इसलिए कभी शाहीन बाग पे कुछ लोग बैठ रहे हैं, कुछ लोग किसान आंदोलन पे बैठ रहे हैं, कुछ लोग विदेशों से पैसा लेकर के यहां नए नए तरीके के षड्यंत्र कर रहे हैं। और आपको लगता है अरे यार लोकतंत्र खतरे में है तो यार लोकतंत्र खतरे में। अगर मेरा राष्ट्र जगता है तो लोकतंत्र 100% खतरे में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकतंत्र की बर्बादी से न सिर्फ ये देश बचा, न राष्ट्र बचा, न संस्कृति बची, न मंदिर बचे। और भारत की संसद में इस सनातन हिंदू समाज के खिलाफ 85 कानून बन गए और बहुत बड़े राष्ट्र के ठेकेदार पार्लियामेंट में चुपचाप बैठे रहे। इसलिए मैं फिर वही कहूंगा कि मैं उन लोगों से मेरी शिकायत इसलिए कम है, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी। 545 ही तो एमपी होते हैं। इस 90 करोड़ में से 10 करोड़ तय करते कि यार इस बात को हम जन जन तक पहुंचा देंगे और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर देंगे, तो आने वाले जो वोट मांगेंगे उनका गला पकड़ लेंगे। आपकी तुमने इतना खतरनाक कानून पास कैसे होने दिया? और अगर पास हो भी गया था तो हमको चिल्ला चिल्ला के सड़कों पे क्यों नहीं बताया? हम धरना प्रदर्शन उसी दिन से करते। आज 2013 में पास किया कानून, 2021 में कोई बता नहीं रहा आपको, न बताना चाहता है। किसका दोष है इसमें? कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस भी ठीक है, राजनीति के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। मैं यहां राजनीति करने नहीं आया हूं। अगर मुझे पता चल जाए कि इस हॉल के अंदर बम रखा हुआ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मुझे पता चल जाए और मैं आपको न बताऊं और आपको बाद में पता चले कि तो उनको पता था, क्यों नहीं बताया इन्होंने, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपके मन में विचार आएगा? आप किसको दोष देंगे? आप हॉल वाले को देंगे? आप कहेंगे यार इस आदमी को पता था, ये 2 घंटे से बोल रहा था, इसको पता था बम रखा है, तब भी इसने बताया नहीं। ये नहीं हटा सकता था तो चिल्ला तो सकता था, 100 में से 10 लोग तो बच सकते थे, और उसको फिर बता ही नहीं रहा है। इसलिए मेरा गुस्सा है। 1991 में भारत की संसद के अंदर एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। सुना है आपने किसी ने? हाँ नाम में बताइए, सुना? आप सोचिए, ये मेरा दुख है। इसलिए दुख है, 4 साल हो गए मुझे। मैं नहीं मानता कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि पूरी दुनिया मुझे सुनती होगी, मैं नहीं मानता। मैंने जब ये सब शुरू किया तो इस कन्विक्शन के साथ शुरू किया कि रात के 2 बजे हों, रात का 1 बज रहा हो, दोपहर के बज रहे हों, सुबह के बज रहे हों, 50 लोग हों, 500 लोग हों, मैं कभी इस बात के लिए उफ नहीं करूंगा कि यार मुझे सुनने सिर्फ 2 ही लोग आए थे, यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया।
अगर 2 भी लोग होंगे तो बताऊंगा, और 200 लोग होंगे तो बताऊंगा, 10,000 होंगे तब भी बताऊंगा। ये चिंता मैंने नहीं की कभी। ये सोच के कि मैं बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, आज की क्रांति जो संचार क्रांति है, उस दौर में देर से सही बात पहुंच जाएगी, और जब बात पहुंच जाएगी तो उसके नीचे से उसको लगेगा कि ये बात मैंने नहीं सुनी थी, तो उसके जरूर यहां से चकचू खुल जाएंगे। इतना ही मेरा एक्सपेरिमेंट था। इसलिए धारा 35A को सुप्रीम कोर्ट में एक टीम ने लड़ा, लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास तो एक ही काम है, मैं समाज के हर वर्ग को बताऊंगा कि ये जघन्य अपराध क्या है, ये कितना बड़ा खतरा है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आज भी इस संचार क्रांति के दौर में, जो इतनी सस्ती और फ्री में है, उसमें पैसे नहीं लगते, अगर अभी भी आप नहीं बोलना चाहते, और किस स्वार्थ में नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इसे बोलने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। 4 लोग समाज में खड़े होकर कहेंगे यार तुमने अच्छी बात बताई यार, हमें पता नहीं थी, लेकिन बोलिए तो 2015 से बोलते बोलते 3 साल लगे। मैंने कहा बोलते रहो, कोर्ट कचहरी बहुत कुछ होता रहता है। आज भी हमारी टीम के साथी विष्णु शंकर जैन ने 4 बड़े ऐसे जघन्य अपराधों के सुप्रीम कोर्ट में पीएल डाली हुई है। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वो डिबेट होगी कोर्ट के अंदर, 5 लोग सुनेंगे, 10 लोग सुनेंगे, हिंदुस्तान के किसी अखबार में छोटी सी खबर आ जाएगी। मैंने कहा उसे छोड़ दो, सीधे जनता के पास चले जाओ। इन हजारों लोगों को पता चल गया तो हर आदमी निगाह रखेगा कि अगली डेट पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, फिर 10 लोगों को बताएगा। फिर नेताजी आपके मंच पे आएंगे, फिर आपसे वोट मांगेंगे, तो आप उनसे कहेंगे कि ये तुमने झूठ हमको बताया क्यों नहीं था भाई। हम चिल्लाते, हम शोर मचाते, हम प्रधानमंत्री पे दबाव बनाते, हम गृह मंत्री पे दबाव बनाते, लेकिन आपने तो हमें बताया नहीं। ये अवेयरनेस इतनी चलाई आर्टिकल 35A की कि पहली बार 70 साल में एक राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 70 सालों से 370 की घुट्टी पिलाई जा रही थी। 2019 के चुनाव में बीच में मैनिफेस्टो जारी हुआ, और उसमें पहली बार आया कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 भी हटाएंगे और 35A भी हटाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं बोलिए, 2 लोगों में बोलिए, 4 लोगों में बोलिए, 10 लोगों में बोलिए, अगर सच में इस राष्ट्र के प्रति वफादार हैं, नहीं तो आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। बोलने के पैसे नहीं लगते हैं, और आज के दौर में आपकी बात खाली नहीं जाती है। आप अभी कोई बात बोलेंगे, यहां बहुत सारे लोग, कल भी मैंने देखा मोरवी में लाइव कर रहे थे, मैं यहां भाषण देकर निकला, मेरे पास कानपुर से फोन, बनारस से फोन, अभी आप वहां बोल रहे थे, मैं बोल यहां रहा था, वहां पता चल गया कोई पैसा खर्च हो रहा है। सिर्फ यहीं तक लोग सुन रहे हैं ऐसा नहीं है। इसलिए बोलने से धारा 35A आई, बोलने से दूसरा काम क्या हुआ ये आपको बता रहा हूं, और इसलिए बार बार आपको बोध करा रहा हूं कि इसमें एक पैसा खर्च नहीं है, इसमें कोई समय खर्च नहीं है। अपने बिजी शेड्यूल में से 1 घंटा वो समस्याएं जिससे मेरा और आपका वजूद, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है, उसके लिए तो बोलो मेरे भाई, आपस में तो बोलो। कम से कम इस हॉल से जितने लोग निकलें, वो एक आदमी 10 लोगों को बताए तो भी मूवमेंट बन जाएगा। पता तो करें कि असल बात है क्या, इशू क्या है, हम पिट क्यों रहे हैं, हमारा नुकसान क्यों हो रहा है। हम सरकारें चुनते हैं, सरकारें हटा देते हैं, लेकिन हमारी असली समस्या जो है वो हमें पता ही नहीं है कि है क्या। दाल और पेट्रोल और प्याज का भाव आपकी समस्या नहीं है दुनिया के मेरे भाई, ये जीवन का हिस्सा है, चलता रहता है, ये कोई परमानेंट नहीं होता। जो परमानेंट है, जिससे आपका एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, उसको छोड़ करके आप प्याज की समस्या पे चिंता कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको असली समस्या पता है, लेकिन आप किसी स्वार्थ और लालच के कारण उस असली समस्या को नहीं बता रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में भी हमारे एमपी थे वहां के नहीं थे, या बैरन थे, ऐसा तो नहीं था। लेकिन अगर 10 भी थे तो गुजरात के लोगों के 10 लोगों को क्यों नहीं ये बात पता है, क्यों नहीं उन्होंने बताई ये बात आपको। उसका समाधान नहीं निकाल सकते थे आप, उसके बारे में कोई और चीज नहीं, लेकिन हम समस्या को बता तो सकते थे भाई।
हो सकता था 10, 20, 50 लोगों में हम ये बात करते, कोई कहता इसमें ऐसा भी काम हो सकता है, इसमें ये भी तरीका हो सकता है, हम किसी ना किसी उस सोल्यूशन की तरफ तो बढ़ते, समाज को एक नया सोल्यूशन तो देता। इसलिए मैं एक सोल्यूशन के साथ एक समस्या का हल आपके सामने करना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, अयोध्या का मूवमेंट बड़े क्लाइमेक्स पे था, तो समझौता हो गया अनलिखित, और यह कहा कि आप अयोध्या को निकाल दीजिए क्योंकि इससे तो हमें चलाना है। तो उन्होंने कहा हम अयोध्या निकाल देते हैं और हम एक कानून बना देते हैं, उसमें अयोध्या को शामिल नहीं करेंगे। समझौता तो ऐसे ही होता है ना, जो बाहर नहीं पता चलता कि क्या समझौता किया है, बाहर आके तो भारत माता की जय कह दीजिए, हो गया काम। समझौता हो गया, बताया नहीं गया, समाज को नहीं बताया, आपको नहीं बताया, लोगों को नहीं बताया, और चुप्पी साध ली, और एक कानून भारत की संसद में पास हो गया जिसे आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं। उसके तहत यह समझौता हुआ कि देश भर में औरंगजेब से लेकर के बाबर और बाबर से लेकर अकबर तक ने इस देश में कोई 30,000 मंदिरों को तोड़ करके उन मंदिरों में कहीं मस्जिद बना दी है, कहीं मजार बना दी है। यह सरकारी रिकॉर्ड है, यह सरकारी रिकॉर्ड है। इनको हम कानून बना के मुसलमानों को हमें खुश करना था, तो हमने इस समझौते में इस पाप के हम भागीदार बने। संसद की बात छोड़ दीजिए, मैं पापी इसलिए मानता हूं उन लोगों को, आपको 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 पुरानी जनरेशन में 10 साल पुरानी, किसी को कभी चर्चा में क्यों नहीं बताया? खाने पे भी बता देते हैं कि ये एक महाकांड हो गया है पार्लियामेंट में, हम रोक नहीं पाए, तो हम तुमको बता रहे हैं कि तुम शोर मचाओ। उस कानून के तहत संसद ने यह कानून बना दिया है कि जिन लुटेरे आक्रांताओं ने अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी थी, जो मंदिर थे, जो ऐतिहासिक थे, जो आर्किटेक्चरल वैल्यू के थे, उन मंदिरों की स्थिति के बारे में संसद ने यह बिल पास कर दिया है कि वो जो 30,000 मंदिर हैं, उनकी जमीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, उन मंदिरों की यथास्थिति जो 15 अगस्त 1947 को थी वो ही रहेगी हमेशा। उस पे कोई अब फर्दर कोर्ट कचहरी नहीं होगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप दूसरा ड्रामा देखिए। लेकिन कुछ लोग अभी क्या कह रहे हैं, हम काशी भी लेंगे। कौन चोर है इसमें? कौन झूठ बोल रहा है? कौन दगा दे रहा है आपको? आपके कत्ल का इंतजाम पार्लियामेंट में हो गया, उसमें काशी भी है, उसमें मथुरा भी है, कि इसकी यथास्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रहेगी। इस पर चर्चा नहीं हो सकती, इस पर कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते आप। ये संसद ने कानून बना दिया, लेकिन अभी भी कह रहे हैं हम काशी लेंगे। किसको मूर्ख बना रहे हो आप? बताइए, मैं तो खुला सवाल पूछ रहा हूं, कौन मूर्ख बनना है? आप बताएं सर, मैं गलत कह रहा हूं? कहा जा रहा है ना कि काशी लेंगे, बीच बीच में आवाजें उठती रहती हैं, एक आध बात चलाते रहो, क्योंकि इस देश में जो उत्तेजित नाराज एंग्री हिंदू है उसको भी थोड़ा सा कुछ बीच बीच में हवा देते रहो कि हम काशी भी लेंगे। जब संसद में कानून ही बन गया कि इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो सकती, यथास्थिति रहेगी 15 अगस्त 1947 की, तो फिर यह बात आप किसको बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं आप मुझे बताइए। और दूसरा पाप क्या छुपाया कि मथुरा नाम की एक जगह है, गुजरात में ज्यादातर लोग कृष्ण भगवान के बहुत से वंशज हैं। मथुरा के अंदर, मतलब ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि मैं इसलिए मेरा गुस्सा है, मैं बार बार उन लोगों को टारगेट पे इसलिए ले रहा हूं कि यार आप मक्कारों के मक्कार हो क्या? मथुरा के अंदर जो झगड़ा है पता ही नहीं आपको। हमने मान लिया, ये समझते हैं देश में कि हिंदू महामूर्ख है, इसे कुछ भी कह दो ये मान लेगा, क्योंकि आप मानते रहे हैं। मथुरा के अंदर जो झगड़ा है कृष्ण जन्मभूमि का और ईदगाह का है कि नहीं? आपको सच्चाई पता है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी महामूर्ख है और संसद भी महामूर्ख है। पूरे चैलेंज के साथ होश हवास में कह रहा हूं ये बात। 1 साल हो गया मुझे कहते हुए। 15 अगस्त 1947 को मथुरा के अंदर ईदगाह मस्जिद थी नहीं।
अगर मथुरा में ईदगाह मस्जिद 15 अगस्त को नहीं थी तो यथा स्थिति के हिसाब से तो सिर्फ वहां कृष्ण जन्मभूमि होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में थे तो उन्होंने कहा भूल जाओ, लोगों को कहां याद रहेगा। उन्हें थोड़ी नहीं पता था कि ये आ जाएगा छोटा सा, ये सब पोल खोल देगा। मथुरा के अंदर विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में केस किया है। इसलिए कह रहा हूं कि आज के दौर में अगर आप अध्ययन करें, छोटी छोटी चीजों को जानें, तो बड़े बड़े झूठ, बड़े बड़े पाखंड आपको पता चलेंगे और आपको लगेगा यार आज भी हमें खुले रूप में मूर्ख बना रहे हो यार। मथुरा के अंदर 1965 में उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, बिहार का एक राज्यपाल, इन दो दलालों ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की जो असली ट्रस्ट थी, उस ट्रस्टियों को कुछ पता ही नहीं था। उस ट्रस्ट के ऊपर एक झूठा फेक ट्रस्ट बनाया और दो लोगों ने, इतने बड़े पद के लोग हैं दलाल, और दोनों हिंदू थे। 1965 में एक फेक ट्रस्ट बना करके मुसलमानों को कृष्ण जन्मभूमि की जमीन बेच के पैसे खा गए। वहां पे ईदगाह बना 1965 में। क्या करेंगे आप? किसको गाली देंगे आप? हम ये बात अगर बताते तो सुप्रीम कोर्ट से कहते कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, ये जो आपने कानून बना दिया है, इस कानून में तो मथुरा आपके हिसाब से 1947 में यथा स्थिति में मस्जिद थी नहीं, तो मस्जिद तोड़ी जानी चाहिए अगर कानून बनाया तो। यही होगा, यही मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन कोई बोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है। तो एक जघन्य अपराध किया, खामोश हो गए। फिर दूसरा अपराध किया, सरकार अपने एजेंडे पे थी, क्योंकि उनका एजेंडा जिस काम के लिए था वो था, क्योंकि आप तो 90 करोड़ हैं, भेड़ बकरियों की तरीके से हमें चलना है, हमको क्या फर्क पड़ता है। आज कह दिया उल्टे हाथ पे चलो तो हम वहां चलेंगे, सीधे हाथ पे तो चलो वहां चलेंगे। आज ये कानून बन गया तो करें, और हमें ही डर लगता है, बाकियों को डर नहीं लगता। हम ही को सारी समस्या है। 1992 में बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद इतने अपोलोजिस्टिक हो गए हम, इतने डर गए अंदर से कि पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में जैसे ही बाबरी मस्जिद टूटी, क्योंकि जिन मुसलमानों का इस्तेमाल 1984 में सिख विरोधी दंगों में किया गया था, उन्हीं मुसलमानों को खुश करने के लिए तत्काल मस्जिद गिरने के बाद, मेरे शब्दों पे, मेरी डेट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1992 में मंदिर आंदोलन के बाद जैसे ही मस्जिद टूटी तो ये दबाव बनाया गया। मैंने उसमें एक रेफरेंस दिया है आपको, और रेफरेंस मैंने छोटे मोटे आदमी का नहीं दिया है। 1984 में सिख विरोधी जब दंगे हुए, पूरा देश ये जानता है कि हिंदुओं ने सिखों की हत्या की है। 3,500 लोग किसी शहर में मार दिए जाएं, 3,500 लोग, आधे घंटे में तो नहीं मारे। आज तक मुझे बताइए किस अखबार ने, किस टेलीविजन ने 3,500 लोगों की हत्या हो जाए तो उन्हें मशीन से तो नहीं मारा जा रहा था ना, आदमी मार रहे थे। एक भी आदमी जमीन पे पकड़ा गया। सिर्फ 2 नाम आते हैं, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार। वो तो नेता थे ना, वो तो उकसा रहे थे लोगों को। यहां तक तो समझ में आता है, मारने वाले कौन थे? एक भी तो हिंदू पकड़ा जाता, रामलाल, श्यामलाल, कोई तो पकड़ा जाता, देखो ये कत्ल कर रहा था, किसी पे मुकदमा चलते सुना? किसी का नाम आया, एच.के.एल. भगत का नाम आया, वो भी नेता थे। धर्मदास शास्त्री का नाम, वो भी नेता थे कांग्रेस के। तो नेताओं का नाम आया, यहां तक तो समझ में आया, लेकिन 3,500 सिखों को किसी आदमी ने तलवार से, चाकू से मारा होगा, वो पकड़ा गया वो आदमी। ये ताज्जुब की बात लगती है कि नहीं लगती है? हिंदुस्तान का एक आदमी जिसके नाना भारत के राष्ट्रपति थे, पिताजी भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे, कर्नाटक के गवर्नर थे, वो शख्स सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा वकील है। उनके पिताजी और मेरे पिताजी अलीगढ़ में थे। भारत का विदेश मंत्री भी बना, कॉमर्स मिनिस्टर भी बना। उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद। उस आदमी ने किताब लिखी 84 के बाद। हमारे समाज को न पढ़ने न जानने की बीमारी है, हम भूलने की बीमारी बहुत है हमको। उसने अपनी किताब में लिखा है, पेज नंबर 145 के ऊपर,
और वो किताब में लिखता है कि जिस समय हिंदू, देखिए उसने जब तक आप सोचें तब तक उसने एक नैरेटिव बना दिया, इंटेलेक्चुअल आदमी ने। हमारे यहां का इंटेलेक्चुअल तो ये बात लिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो अमर होना है, दुनिया में महान दिखना है। उसने जैसे ही ये कांड हुआ, एक नैरेटिव बना के एक मार्केट में किताब आ गई, और उस किताब में लिखा कि जब हिंदू सिखों को मार रहे थे तो इस देश का मुसलमान सबसे ज्यादा खुश था। वो इसलिए खुश था कि 1947 में इन्हीं सिखों ने मुसलमानों की हत्या की थी। अब आपको एक नैरेटिव दे दिया, अब इससे आगे आप सोच ही नहीं सकते। मेरी अपनी थ्योरी, अपनी रिसर्च ये कहती है 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए हिंदुस्तान में, दिल्ली में मुसलमानों को हायर किया गया, और हायर करके वो हत्याएं हुई, क्योंकि आज तक किसी सिख परिवार ने किसी हिंदू हत्यारे को नहीं पहचाना कि ये हिंदू हत्यारा था, ये हमारे मोहल्ले का था। वो कहते हैं सब लोग बाहर के आए थे, 2 बयान मार्केट में आए, उसे गायब कर दिया गया। और उसी के लिए जैसे ही 1984 का कांड हुआ तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुसलमानों के दबाव में बनाया गया। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद यकायक एक जाहिल भारत का पहला शिक्षा मंत्री, जो भारत में पैदा भी नहीं हुआ था, जिसका जन्म मक्का में हुआ था 1888 में, वो 1902 में भारत आता है, भारत का शिक्षा मंत्री बनता है। न स्कूल जाता है, न कॉलेज जाता है, न विश्वविद्यालय जाता है, और 47 से 1958 तक शिक्षा मंत्री रहता है। वो मर गया, उसे 1992 में मुसलमान आहत की, उनकी थोड़ी सी मरहम लगाने के लिए उसे भारत रत्न दिया गया। और जब उससे भी उनकी आत्मा आहत नहीं हुई तो 1993 में एक और कांड हुआ। कांग्रेस पार्टी ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और उसमें 2 एजेंडे थे। इससे पहले कि पोल खुल जाए, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और कहा कि भारत में 5 पंथ, जिसमें पारसी, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुसलमान, ये अल्पसंख्यक हैं। 1993 में वो ऑर्डिनेंस आया और अंत में पास हो गया, और भारत में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बन गया। करोड़ों रुपए का बजट है ये मुसलमानों को अपीज करने के लिए। उन मुसलमानों ने उस हत्या करने की एवज में नौकरी नहीं मांगी अपने बच्चे के लिए, उन्होंने वो चीजें मांगी कि आने वाली नस्ल दर नस्ल को सत्ता से ये मिलता रहेगा, उनका अधिकार बना दिया। और 93 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बना, और उस माइनॉरिटी कमीशन का अरबों खरबों का रुपया माइनॉरिटी के नाम पे सिर्फ मुसलमानों को जाता है, क्योंकि पारसियों की गिनती मात्र 40,000 है, और पारसियों ने कभी आज तक 1 रुपए का वहां से फायदा नहीं लिया। सिखों ने लिया, बौद्धों ने लिया, और इस देश के ईसाइयों को जरूरत नहीं है, सारा का सारा बजट वहां जाता है। और 94 गुजरा, उन्होंने अपना दबाव बनाया, और 95 में आपकी खामोशी से एक और जघन्य अपराध हुआ कि 1923 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। कभी सुना है कि नहीं सुना मैं नहीं जानता। वक्फ एक शब्द है अरबी का, जिसका मतलब होता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को दे देता हूं, यानी उनके नाम कर देता हूं, उनकी वसीयत कर देता हूं, उसे वक्फ कहते हैं। उसके ऊपर 1923 में अंग्रेजों ने एक वक्फ बोर्ड बनाया था, और उसके अंदर इस किस्म की प्रॉपर्टी को मैनेज करने का था कि ये मुसलमान अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह को देना चाहते हैं तो अल्लाह के नाम कर दें। वो अब ये अजीब मजाक है, अल्लाह है नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, अल्लाह के नाम पे मजा ले रहे हैं। तो 1923 में वहां से चला, फिर 1956 में फूल वाले चाचा ने उसमें अमेंडमेंट कर दिया। और आप देखिए उसमें क्या जघन्य अपराध हुआ है। आपके शहर में भी हैं ऐसे लोग, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, राजस्थान में हैं, दिल्ली में हैं। यह किसकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों के बारे में समाज को जागृत करते हैं? अरे बता देते। मैं आपको इसलिए नहीं बताने आया हूं कि आप कल, मैं बता करके अपने जीवन में मरने से पहले उस पाप से बचना चाहता हूं कि जो मुझे पता था मैंने किसी कारण से दूसरों को नहीं बताया। बाकी आपकी जिम्मेदारी, आप बताएं ना बताएं, आप आजाद हैं। इस गिल्ट में नहीं रहना चाहता मैं कि जो मैं जानता था मैंने नहीं बताया, कि यार मैं क्यों बताऊं, मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं। 95 में आने से पहले आपको पता है 56 के बाद
85 में क्या जघन्य अपराध हुआ। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो हजारों मुसलमान यहां से अल्लाह मियां के देश में बसने के लिए भाग गए थे कि हम पाकिस्तान जाएंगे, चले गए थे वो लोग। उनकी यहां प्रॉपर्टी बहुत सारी खाली पड़ी थी पूरे पंजाब, क्योंकि आपका पाकिस्तान में किसी का जाना नहीं हुआ होगा, मैंने 12 साल नौकरी की है। अरबों अरबों खरबों की प्रॉपर्टी। लाहौर तो बहुत रिच जगह थी, और लाहौर किसके नाम पे बना हुआ है? भगवान राम के पुत्र लव और कुश के नाम पे लाहौर बसा हुआ है। भगवान राम के बालकों के नाम पे जो शहर है, वहां दिवाली नहीं मनती, यहां मनती है। उस लाहौर में खरब खरब पति थे हिंदू। पंजाब की एक मंत्री थी इस सरकार में, मोदी सरकार में, उनके एक ओएसडी हमारे दोस्त हैं, वो जाना चाहते थे, मैंने वीजा दिलवाया, मैंने कहा आ जाइए। वो गए, झंग नाम की एक जगह है पंजाब में, उन्होंने अपना घर पहचान लिया। मैंने कहा रोना धोना कम करना यहां। वो चले गए, घर पे आंसू निकलने लगे उनके। और उस घर में मैंने बताया कि ये इनका घर है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मिलने आए हैं आपसे, ये अपना घर देखना चाहते हैं, इनको अपना घर पता चल गया है। उस घर में बच्चियां मालूम है क्या कह रही थी? ये जरा सोचिए कि उस आदमी के सीने पे क्या असर हो रहा होगा। उनका भाईजान, ये आपका घर है, आप लोग बड़े अमीर थे क्या? अब ये अपने घर के भावुक हो गया बेचारा ओएसडी। उसने कहा कि यहां तो हम जब भी कोई दीवार में कुछ भी कील ठोंकते हैं, दीवार टूट जाती है, उसमें से हमें चांदी की अशर्फियां मिलती हैं। कहीं हम यहां गड्ढा खोदते हैं, हमें यहां सोना मिलता। उस बच्ची के लिए एक 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 एक, एक अजीब सा सरप्राइज था ये कहना, लेकिन उससे पूछो, उसको सब पता है। ऐसे रिच मकानों को जो यहां से मुसलमान गए थे, उनको लाहौर में जगह दे दी। आपके यहां इंदिरा गांधी ने ये मर्दानगी का काम किया था। उसने कहा कि दिल्ली पंजाब में जहां जहां से मुसलमान गए हैं, ये हिंदू जो यहां से आए हैं, इनको इनकी प्रॉपर्टी दे दो, इसमें बसा दो। ठीक है, फेयर इनफ। 84 में उनकी हत्या हो गई। मुसलमानों ने राजीव गांधी से एक ही डिमांड रखी, और मैंने कहा कि उस दौर में तो हम भावुकता में ऊपर उठे हुए थे ना। बीजेपी की स्थिति पार्लियामेंट में एक फूल दो माली वाली थी। राजीव गांधी ने उसी दबाव में जो सारी प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों ने कहा ये प्रॉपर्टी मुसलमान भाइयों की है जो यहां से भाग के गए थे, इसमें यहां हिंदुओं को बसा दिया था, अब इतने दिन हो गए, ये प्रॉपर्टी आप वक्फ को दे दीजिए, हम चलाएंगे। वो अरबों खरबों की सारी प्रॉपर्टी दिल्ली पंजाब राजस्थान में मुसलमानों को वक्फ की दे दी। जो हिंदू उसमें फ्री में रह रहा था, आज 50,000 रुपए वक्फ बोर्ड को दे रहा है, और किराया वो निर्धारित करेंगे भारत सरकार का, कोई उसमें कुछ नहीं चलेगा। उसमें बदलाव हुआ, नरसिम्हा राव आए, बाबरी मस्जिद ने हमारी मुसीबत कर दी। बाबरी मस्जिद के दबाव में 1995 में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट में फिर फर्दर अमेंडमेंट कर दिया। इसलिए वो मुसलमान जिनको आप कहते हैं ये पंचर जोड़ने वाला है, ये फलाना है, अपने 1000 साल के एजेंडे को लेके चलता है। उसको मालूम है कि पंचर की दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग में खोलने में फायदा है, मल्टीपर्पज से काम आएगी। उसका एजेंडा समझिए। आपके सामने घटना घटती है, आप उसे इग्नोर करना चाहते हो। नेशनल हाईवे पे जितने होटल बने हैं उनके नाम सुनेंगे, जय माता दी, और है अल्लाह मियां के पास। आपको पता ही नहीं है। 1971 वॉर में, 65 वॉर में, एक आदमी रामपुर में 10th क्लास में पढ़ता था। 65 वॉर में रामपुर कैंटोनमेंट एरिया से जब फौज जा रही थी, उसने लोगों के साथ 20-25 लड़कों के साथ मिलकर सड़क खोद दी थी। उस जमाने आईबी नहीं थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं बना था। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिस्टर सहाय थे। उस लड़के ने मिलकर, मैं 65 की बात बता रहा हूं, उसने सड़क खोद दी। आदमी के, आर्मी का जो कन्वॉय था वो घंटों रुके रहे। 10वीं क्लास का लड़का था। सहाय साहब ने उसको अरेस्ट किया। दिल्ली से ऑर्डर गए कि इसको शूट कर सकते हैं आप, लेकिन सहाय साहब ने ये सोच के कि यंग लड़का है,
गलती हो गई होगी, उसकी धुनाई तबीयत से की और फिर ये कहा कि 24 घंटे में शहर छोड़ दो तुम। ये कोई मामूली लड़का नहीं है। वो आदमी रामपुर से भागा, रातों रात अलीगढ़ आया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तो दूसरा पाकिस्तान है, आपको पता ही है। वो वहाँ रहा, वो बड़ा हुआ, वो पढ़ा, वो इस देश की नपुंसक राजनीति का हिस्सा बनते हुए समाजवादी पार्टी में बना, और जिसका नाम है आजम खान। वो आपकी सत्ता के शीर्ष पे चला गया, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। इसलिए नेशनल हाईवे पे पंचर की दुकान भी खुल रही है तो वहीं खुल रही है, मैकेनिक की दुकान भी वहीं खुल रही है, कि इसी आपदा के समय रात में किसने खोदा किसे पता चलेगा। एक्सप्रेस वे तो आप बना रहे हैं, इस एक्सप्रेस वे पे कौन सी विचारधारा चलेगी इसको भी तो तय करिए। इसलिए 95 में क्या हुआ, आप चुप रहे, यहां भी 2013 में वक्फ प्रॉपर्टी कानून भारत की संसद में रख के पास कर दिया गया। आप नहीं बोले, आप नहीं बोले। महंगाई पे बाजार बंद, जीएसटी बढ़ गया, बाजार बंद, इनकम टैक्स कम दो इसलिए काम नहीं करेंगे। हम यही करते रहे ना, यही किया। 2013 में भारत की संसद में वक्फ प्रॉपर्टी कानून को एक कानून बना दिया गया। आपको बताऊं, आप सुनना चाहते हैं? सच में वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 के तहत उस कानून में ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि ये जो हॉल है आपका, ये सरकार का होगा या किसी प्राइवेट आदमी का होगा। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड अगर सिर्फ ये लिख के भेज दे कि ये हॉल वक्फ प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, आपको नोटिस भी सर्व नहीं होगा। एज पर द कानून नोटिस सर्व नहीं होगा। एक आदमी आएगा और ये कहेगा भाई इसको खाली करो, हटाएं इसको। आप पूछेंगे क्यों? बोले कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि ये वक्फ प्रॉपर्टी पे है, आपके कानून के तहत उसे प्रूफ नहीं देना, उसे सिर्फ कहना है। धक्के देख करके बाहर निकालेगी, सब बंद करके ताला लगा करके वक्फ प्रॉपर्टी वालों को चाबी दे देगी। आप बड़े कानून, उसूल, मर्यादाओं से चलने वाले महान नागरिक हैं देश के। आप अपने कागज लेके जाएंगे, उस कानून के तहत हाई कोर्ट इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। आपसे कहा क्या गया है? क्योंकि आपको सोने की आदत है, सोइए। यह कहा गया है कि आपको अपनी लड़ाई लड़ने, अपने कागज लेके वक्फ प्रॉपर्टी का जो बोर्ड है उसके ट्राइब्यूनल में अपील कीजिए। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इस बात में क्या सत्यता है। यह मन में आपके आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इतनी चौंकाने वाली बातें हैं, हमें कैसे नहीं पता? हम तो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, हम तो रोज 1 घंटे टीवी देखते हैं। यही आपको लगता होगा ये सारी बातें मुझे ही क्यों पता हैं? जाइए घर पे वेरीफाई करिए। कल भी मैंने कहा और आज फिर कह रहा हूं, नई नई शादी हमारे यहां बच्चे करते हैं, लड़के लड़कियां, पूरा परिवार शामिल होता है, शादी होती है, बड़ी खुशी होती है, और पति भी कमाल का आदमी होता है। अपनी अच्छी खासी पत्नी को, जिसके साथ अभी जीवन उसने शुरू किया है, सबसे पहले उसे ताजमहल दिखाने ले जाता है। मैं पूछता हूं, कभी 2 बार अपने मन से भी तो पूछा करो कि यार हम ये क्या करने जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या दिखाने ले? ताजमहल, क्योंकि हमें पढ़ा दिया गया है, तो हमारे माँ बाप की, हमारे बड़ों की जिम्मेदारी नहीं थी कि ये गलत लिखा है बेटा, ये नहीं है। ताजमहल एक कब्र है किसी की, उसे खूबसूरत बना दिया गया है और कहा गया ये मोहब्बत की निशानी है। उनकी अपनी किताबों में लिखा है ये मोहब्बत की नहीं, ये तकलीफ की निशानी है। और वहां वो बेचारे जाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और बेचारी लड़की भावुकता में अपने पति से कहती है तुम भी मेरे लिए बनवाओगे? अभी जीवन शुरू किया है, वो बनवाने के चक्कर में लगी।
उस ताजमहल को जिसे दुनिया के लोग आते हैं, आप उसे शान से दिखाते हैं, और भारत का राष्ट्रपति हर आने वाले विदेशी मेहमान को ताजमहल देता था कि यह भारत की पहचान है। भारत का राष्ट्रपति विदेशी मेहमानों को भारत की पहचान के रूप में ताजमहल देता था। यह हमारा मानसिक दिवालियापन है। उस ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया है। सारे अधिकार सरकार से ले लिए हैं। अब उस ताजमहल का मेंटेनेंस को छोड़ करके सारा पैसा वक्फ बोर्ड के पास जाता है, और भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से 5 साल से अपील ही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं रही। ताजमहल चला गया भारत सरकार के हाथ से। वक्फ वालों ने कहा ये तो हमारी प्रॉपर्टी पे है और ये हमारी है। कोई जवाब नहीं है। छोटे मोटे के घर पे कब्जा नहीं किया है, वहां से शुरू किया है। तब भी आप कह रहे हैं अच्छा हमारे घर पे आओगे तब देखेंगे। तब तक आप रहेंगे? इस कानून के बारे में किसी ने बताया आपको? आज आपको लगता है अरे देखो यार, सड़क पे मस्जिद बन गई, ये मजार बन गई, ये हाईवे पे आपको बात करना है और 2 बातें फेसबुक पे लिख देना, हमें इसके खिलाफ जाना चाहिए, हमें पीआईएल दाखिल करनी चाहिए, हमें पिटीशन पे। आप साइन करते रहिए, कोई नहीं पूछ रहा आपके साइन वाइन को। जो कायर कौमें होती हैं वो साइन करती हैं, और जो मजबूत कौमें होती हैं वो एक्शन करके आगे चली जाती हैं। साइन करते रहिए। अब कानून इतने बन गए कि उनको खत्म करने के लिए आपको 5000 साल तक मोदी चाहिए। अगर आप अपने आप में समझ गए होते तो हर घर में एक मोदी और एक अमित शाह खड़ा होता, और कोई ताकत आपकी चीजें नहीं छीन सकती थी। लेकिन हम सरकार के भरोसे बैठे हैं, सरकार करेगी। 70 साल के बाद 370 हट गया, हम जश्न मना रहे हैं। उस 370 से 10 गुना ऐसे कानून हमने पास होने दिए। हम भोले नहीं कि पूरा देश भी लग जाएगा तो अभी कई साल लग जाएंगे। और अगर इत्तेफाक से बीच में मोदी आना बंद हो गए तो फिर हम अपनी किस्मत को रोएंगे, और फिर हम इसे गाली देंगे, और फिर एक दिन मर जाएंगे। जिन बच्चों को हम इतने प्यार से पालते हैं, इतनी केयर करते हैं, हम उन बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, ये सोच के भी हमको डर नहीं लगता है। बेटी इधर मत जाना, इधर खराब लोग रहते हैं, ये पानी मत पीना, ये गंदा पानी है, यहां ऐसा है वहां वैसा है, इसकी इतनी सुरक्षा करते हैं। लेकिन मरने के बाद ये नहीं सोचा कि वो जवान बेटी जब घर से निकलेगी तो उस इलाके में जो हम छोड़ के जा रहे हैं इतने जिहादी हैं कि हम उसकी इज्जत नहीं बचा पाएंगे। उसका इंतजाम हम आज भी नहीं करना चाहते। उसे नहीं करना चाहते बात अलग है, उस बच्चे को भी सच नहीं बताना चाहते। कम से कम वो अपनी लड़ाई के कुछ साधन ढूंढ लेगा, वो भी नहीं बताना चाहते। हम बड़े पापी लोग हैं, हम जिम्मेदार हैं। इसलिए मोदी आए, 700 साल के बाद 370 हटेगी, तब तक उन्होंने 370 ऐसे कानून बना दिया आपकी पार्लियामेंट में, और उनकी गिनती पार्लियामेंट में कभी 40 से 50 से ज्यादा नहीं हुई। लेकिन वो इस दलाल और मक्कार और लालची समाज को जानते थे। उन्होंने अपनी ताकत से नेताओं को खरीद करके भारत की पार्लियामेंट में वो कानून बना दिए जो बन ही नहीं सकते थे। आपको 370 हटाने के लिए 70 साल लगे, 283 से 303 सीटें लगी, तब जाके 370 हटी। इतने सारी चीजें हैं लाइन से, अभी बहुत सारी चीजें हैं। ये देश और राष्ट्र, जब मैं कहता हूं भारत माता का नारा लगा रहे हो, भाई भारत माता है कहां मुझे बताओ ना। इस कानून के तहत आपका अपना घर नहीं है। दिल्ली में एक 2 कौड़ी का एमएलए, मुसलमान एमएलए, नोटिस, क्योंकि वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन है दिल्ली का, नोटिस भेज रहा है। और वो ये जानता है कि इस समाज में किसको पहले नोटिस भेजो। अगर वो अवेयर और ताकतवर लोगों को नोटिस भेजेगा तो ज्यादा बवाल मचेगा। इसलिए 85 ऐसी कॉलोनी हैं जहां कमजोर समाज के गरीब लोग रहते हैं। नोटिस भेज देता है वक्फ बोर्ड से कि आपका मकान वक्फ बोर्ड पे बना है, इसे तत्काल समाप्त कर दें, और नोटिस पुलिस को देता है, पुलिस खाली करा देती है। उन गरीबों की गिनती कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि अमीर को तो लगता है हमारे पास आएगा तब देखेंगे। अगर अमीर को अपना घर बचाना है तो गरीब के साथ पहले दिन खड़ा होना होगा, ताकि आग आपके पास ना आए। लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, पार्टियां, संगठन ये बनते बिगड़ते टूटते रहते हैं जीवन में। देश टूटता है, देश कभी कभी अपनी टूटे हुए टुकड़े को वापस भी ले लेता है।
टूटे हुए टुकड़े को वापस लेने की चाह में जो अपना है उसे मत खो दीजिए। जो आपके पास है वो भी आपका नहीं है। इसलिए 1946 का नारा याद कीजिए। 1946 में नारा लगता था, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान। मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, जहां पैदा हुआ हूं, वहां मेरे सामने नारा लगता था कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। वो नारा आज 2021 में एकदम सच साबित हुआ है। ना वो लड़ रहे, ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे, न लोकसभा की चुनाव जीत के वहां अपनी गिनती बढ़ाना चाहते। उसने इस समाज की कमजोरियों को उठाया और कोई पार्टी मुस्लिम चला रही है, कोई आदमी ब्राह्मण ठाकुर कुछ और बना रहा है। योगी को निपटाना है कि इसने ब्राह्मणों को मंत्री नहीं बनाया। योगी से इसलिए नाराज हैं, मोदी से इसलिए नाराज हैं। ये हजारों साल से आप कर रहे थे, आप फिर ये कर रहे हैं। अगर ईमानदार हैं तो आप ये मान के चलें कि जिस चीज के लिए आप कर रहे हैं, मोगी योगी कोई ना कोई आएगा, आता रहेगा। अगर ये समाज चेतन हो गया तो ये राष्ट्र बचेगा, इसकी ज़मीन बचेगी। हम तमाम सारे लोग अपने निजी स्वार्थों को बाद में देख लेंगे, पहले ये ज़मीन, ये राष्ट्र की ज़मीन। और इसमें आखिरी बात कहता हूँ ताकि आपको और तार्किक और लॉजिकल हो जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के एक मुकदमे को अपने पास लिया, क्योंकि वो जज हमसे भी ज़्यादा पागल था, बहुत गुस्सा था उसमें। लेकिन उस जज ने भी वही काम किया जो मोदी योगी ने किया, लेकिन उसकी लिमिटेशन थी। हम इन बातों को सुन के उसमें से अपने लिए जो मैसेज है वो नहीं निकालते, क्योंकि अगर हमने वो मैसेज सही पढ़ लिया तो फिर कहेंगे यार हमने किया क्यों नहीं, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए उस बात को मानो ही मत। उस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज ने एक सुनवाई डेलिबरेटली की, और डेलिबरेट करके उसने ये कहा कि मैं इसको सुन नहीं सकता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, और उसके तहत उसने सारे डॉक्यूमेंट निकलवाए। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा नहीं है। उसने कहा भारत की जो टोटल लैंड एरिया है उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है, तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आप भारत माता की जय करें। इसीलिए पूछ रहा हूं कहां है भारत माता, बताइए। इस 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल की जनरेशन के सामने आपको अपना मुंह नीचे गिरा के शर्म नहीं आती? हमको मिला था आधा भारत तो चलो ठीक है, समझ में आता था, लेकिन 70 साल में हमने इस देश का सौदा कर दिया और हम चुप बैठे हुए हैं। कितने लोगों को अमेरिका और लंदन भेज देंगे आप? कौन कौन जाएगा यहां से? उनके यहां भी स्थिति खराब हो गई है, लेकिन अभी भी हमारे दिमाग में यही घूम रहा है। घर अपना नहीं है और दुनिया की बात कर रहे हैं। एक एक घर आपके हाथ से निकल गया है। इसीलिए बंगाल में हो रहा है। वो पागल नहीं है कि बंगाल में कर रहे हैं, पंजाब में कर रहे हैं और कश्मीर में कर रहे हैं। आचार्य चाणक्य को भी अगर आपने पढ़ा होता, उस सीरियल को भी अगर आपने देखा होता, तो भी कुछ आपको समझ में आ जाता कि है क्या खेल ये। वो ये जानते हैं कि हिंदुस्तान में 90 करोड़ हिंदू हैं, एक साथ सब कुछ करने पे सब जागृत हो जाएंगे, इसलिए एक साथ जागृत नहीं करना है। कश्मीर पाकिस्तान से लगता है, बंगाल बांग्लादेश से लगता है, पंजाब पाकिस्तान से लगता है। उन्होंने इन 3 स्टेट को टोटली डिसमेंटल कर दिया है। शेख हसीना जिनको टेररिस्ट बता रही थी, शेख हसीना जिनको रेडिकल कह रही थी, ममता ने उनसे कहा कि मेरे चुनाव लड़ाओ। ये पता नहीं आपको? कर्नल आर एस सिंह साहब रॉ के पूर्व डायरेक्टर हैं, बांग्लादेश में पोस्टेड थे। सारा का सारा वो रेडिकल एलिमेंट वो सब बंगाल बुला लिया उसने। ये बंगाल में जो कुछ हुआ है आपने खबर पढ़ ली, 2-4 पढ़े लिखे उन्होंने वेबिनार कर लिया, कुछ ने फेसबुक लाइव कर लिया, बस खत्म हो गई कहानी। भंडारा करने का बड़ा शौक है हमें। अगर सही भंडारा करना होता तो बंगाल जाते हैं कि हम 50 लोग बंगाल जाएंगे। कोविड में तो जो हुआ सो हुआ, वहां तो कोविड ने नहीं कुरान ने मारा है उन्हें। उनके पास कोई गया? झूठी मक्कारी भरी संवेदनाएं,
और फिर ये कि सरकार क्यों नहीं कर रही? उन्होंने सरकार से पूछ के किया था। कश्मीर में सरकार से पूछ के 2500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा था। उन्होंने कहा कर दो, बाद में देखा जाएगा। हम देखने के लिए पैदा हुए हैं, अफसोस करने के लिए पैदा हुए हैं, सिर्फ ताली बजाते हैं हम। ये आखिरी चांस है, ये चांस मिलने वाला नहीं है। पहली बार दुनिया ने आपकी ताकत को देखा है, अगली बार ध्यान रखिएगा, आपसे मुकाबला करते वक्त जो आपकी सामूहिक शक्ति है उससे बड़ा हथियार इस्तेमाल होगा। इसलिए इस गलतफहमी में रहिए कि ये ऐसे ही रहेगा। वो ताकतें आपको दूसरी ज्यादा, आपसे ज्यादा ताकत का इंतजाम करके आपके मुकाबले पे खड़े होने जा रही हैं। और आपकी अगर यही कायरता ये रही तो मास लेवल पर वही होगा जो 16 अगस्त 1946 को बंगाल में डायरेक्ट एक्शन हुआ। वहां का मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने बंगाल में पुलिस को 2 दिन की छुट्टी दे दी और पहला मुस्लिम लीग का डायरेक्ट एक्शन हुआ। सड़कों पर 10-10 दिन तक जवान जवान लड़कियों की लाशें, मर्दों की लाशें, 15,000 हिंदुओं को काटा। उसकी तस्वीरें गूगल पे अवेलेबल हैं। डाकिए 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन बंगाल, सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने कभी अपने आप को नहीं शर्माया, यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। और आज भारत में आपके आदमी ने 2002 करा, 90% हिंदू उसके विरोध में खड़ा था। उसके दुश्मन थे, मुझे उसमें समझ में आता है। हमारे समाज को अच्छा दिखना है। 2002 ना होता तो रात को यहां प्रोग्राम ना हो रहा होता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।